उत्तर प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के चुनावी रण में हिस्सा लेने के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अपना साजो सामान तैयार कर लिया है। क्यों? क्योंकि वहां के मुसलमान मतदाताओं ने इस बार मोदी, योगी और भाजपा के खिलाफ वोट जिहाद करने की तैयारी कर ली है। वहां के 12-15% मुसलमानों के बीच इस तरह की सभाएं, चर्चाएं की जा रही हैं कि आखिर जब 1-2% वाले लोग यहां मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यहां की पुलिस पर कब्जा कर सकते हैं, तो आखिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी ने यह कह दिया है कि अगर सरकार बनती है तो हम यहां के गृहमंत्री बनेंगे और पुलिस के ऊपर हमारा कब्जा होगा। दूसरी तरफ वहां कुछ पोस्टर लगने शुरू हुए हैं। पोस्टर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और उनके एक बयान के। उनका एक बयान आप सभी को याद होगा, बंटेंगे तो कटेंगे वाला। उन्होंने पूरे देश और दुनिया के हिंदुओं को एकजुट होने के लिए देते हुए यह संदेश यह कहा था कि बटोगे तो कटोगे, और यह बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बना था। और कहीं ना कहीं अब जब महाराष्ट्र में 12 से 15% मुसलमानों को इस बात के लिए उकसाया और लगातार कहा जा रहा है उनसे कि आप वोट जिहाद करिए, तो उसके जवाब में बंटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मूला वहां पर चल रहा है। और इन सभी के बीच में कुछ सवाल हैं। सवाल इस बात के कि आखिर मुसलमान वोटों की सियासत क्या जो एक इंडिया गठबंधन बना था, जो वहां पर महाविकास अघाड़ी के रूप में नजर आता है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बनने जा रहा है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा वक्त में पीछे जाएंगे तो लोकसभा चुनावों के वक्त मुसलमानों के बीच एक नैरेटिव बहुत प्रचारित किया गया था कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस को मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन कैंडिडेट नहीं चाहिए। और इन तमाम चीज़ों के बीच जब आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो एक तरफ कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव गुट है उसके बीच में अपनी लड़ाई चल रही है और सीटों के बंटवारे का कोई फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है। तो दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार की वजह से एक अलग तरह का तेवर कांग्रेस के अन्य छोटे गठबंधन वाले दल दिखा रहे हैं। और उसके बाद जब मुसलमान वोटों को लेकर के लड़ाई शुरू हो गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी से लेकर के शिवसेना तक है और तीसरी तरफ से नजर आ रही है AIMIM, तो अब सवाल वही खड़ा हो गया है कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में 12 से 15% मुसलमान वोटों की जो लड़ाई है वो कहां जाकर के रुकेगी। और सामने से भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो पिछली बार के चुनावी नतीजे थे उनसे बेहतर चुनावी नतीजे लाए जाएं, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला चलने जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी का ही चेहरा लेकर के भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है, या फिर अखिलेश यादव जितनी छोटी पार्टी और कम हैसियत को महाराष्ट्र में रखने के बावजूद वहां की सक्रिय राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को अपना सबसे बड़ा कैंपेनर बना करके महाराष्ट्र में भेजेगी और किसी जादू की उम्मीद करेगी कि उनको महाराष्ट्र की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने में मदद योगी आदित्यनाथ ही अब कर सकते हैं, क्योंकि वोट जिहाद की सियासत शुरू हो गई है। इन तमाम विषयों पर इस वीडियो में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में क्या हो रहा है और क्या लोकसभा चुनावों से भी ज्यादा जरूरी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे रहने वाले हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यह भी आपको वीडियो में बताएंगे और तमाम उन समीकरणों की भी चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति भी जरूर दर्ज करवाइएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। अब वीडियो में बढ़ चलते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं वोट जिहाद की सियासत और उसके आसपास हो रही घटनाओं को लेकर के। तो इसकी शुरुआत होती है पिछले लोकसभा चुनाव के समय से, जब कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नसीम खान, जो मुंबई की ही एक विधानसभा सीट से कई बार के विधायक थे और कई बार मंत्री रह चुके थे, उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्टार कैंपेनर बनाए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। वजह यह दी गई कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनावों में एक भी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है, और जबकि कांग्रेस पार्टी खुद के सेकुलर और मुसलमानों के सबसे हक हकूक वाली बात करने वाली पार्टी होने का दावा करती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्या सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमान कैंडिडेट नहीं चाहिए? तो इसको लेकर के तमाम लोग जिन्होंने वहां ग्राउंड पर रिपोर्ट की और मुसलमानों से बात की, उन तमाम लोगों को यह बात निकल करके सामने आई और समझ में आई कि वहां के मुसलमानों के बीच अब इस बात को लेकर के सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है।
लोकसभा चुनावों के बाद चर्चाएं कुछ दिनों तक थमी रहीं, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनावों के तैयारियों ने और माहौल ने अपना तेवर और कलेवर पकड़ना शुरू किया तो गली गली में नुक्कड़ सभाएं होने लगी। इसका नेतृत्व किसने किया? AIMIM, उसके द्वारा जगह जगह पर गली नुक्कड़ में सभाएं की गई और यह बताया गया कि मुसलमानों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? इसके लिए कई मुल्ला मौलवियों से वीडियो बनवाए गए, वीडियो बनवा करके इंटरनेट पर सर्कुलेट करवाया गया। कुछ कथित न्यूज़ चैनल्स जो यूट्यूब पर ऑपरेट करते हैं उनके जरिए सर्कुलेट करवाया गया और बताया गया कि मुसलमानों की 12 से 15% आबादी है, उसके बावजूद उनको कोई सिग्निफिकेंट रोल महाराष्ट्र के चुनावी राजनीति या सरकार की राजनीति में नहीं मिलता है। इसको लेकर के हमें वोट जिहाद करना होगा और अपने दबाव की जो शक्ति है 12 से 15% वोटों की, जो एक तरफा अगर किसी की तरफ पड़ जाए तो काफ़ी सियासी उथल पुथल मचा सकता है। आपको बता दें तकरीबन 40 से 45 सीटों के ऊपर मुसलमान मतदाताओं का प्रभाव है। इसकी वजह से ये चर्चा और ज़रूरी हुई और इसके बाद ये वीडियो सर्कुलेट होना शुरू हुए और आज की तारीख में जब हम 1 महीने के आसपास के वक्त में खड़े हैं जिसके बाद नई सरकार महाराष्ट्र में बन जाएगी, तब अब चर्चा महाराष्ट्र में इस बात की काफ़ी तेज हो चुकी है कि आखिर मुसलमान वोट किसकी तरफ जाएगा। अब इसको लेकर के लड़ाई होनी शुरू हुई। जो आग कांग्रेस के समय से लगी उसमें और घी डालने का काम AIMIM ने किया, लेकिन इसका असल जो कलेवर और तेवर बदलने का काम किया वो किया समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी लंबे समय से खार खाए बैठी थी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मेजर चंक दिया चुनाव जीतने में। अखिलेश यादव के द्वारा राहुल गांधी को भाई के रिश्ते के तौर पर तौला गया और कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लगभग मृत हो चुकी थी उसको एक अच्छी खासी संख्या में पिछले चुनावी नतीजों के हिसाब से अगर देखें तो वहां पर सीटें जितवा करके दी। अमेठी सीट जो कांग्रेस पार्टी हार चुकी थी उसको भी जितवाने में कांग्रेस पार्टी की मदद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने की। लेकिन अखिलेश यादव को बदले में क्या मिला? हरियाणा में उन्होंने सीटें मांगी, नहीं मिली उनको। इसके पहले मध्य प्रदेश में यहां तक उनके लिए कह दिया गया था कि कौन अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव के लिए मौका नजर आया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी एक लंबे समय से ऑपरेट करती रही है। मुलायम सिंह के जमाने से वहां पर चुनावी राजनीति में समाजवादी पार्टी भाग लेती रही है और समाजवादी पार्टी के आज भी वहां पर विधायक हैं। और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने मुसलमान वोटों को साधने और उस वोट जिहाद जो मुसलमानों के बीच होने जा रहा है उसको साधने के लिए अपनी तैयारियां वहां पर शुरू कर दी और 5 सीटों पर एक तरफा ढंग से बिना किसी बातचीत और बिना किसी चीज के स्पष्ट रूप में यह बताते हुए कि हम तो बड़ी कम सीटों में संतुष्ट हो जाने वाले लोग हैं साहब, हमारे साथ बातचीत करेंगे तब तो ठीक रहेगा, नहीं तो हम अपनी चुनावी तैयारियों के लिए कमर कस चुके हैं। और यह कहते हुए अखिलेश यादव ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और 5 उम्मीदवार मुसलमान थे। यानी इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी पहली वो पार्टी बन गई जो असल मायनों में महाराष्ट्र में मुसलमान वोटों के ऊपर अपना दावा रखती है। और कांग्रेस पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी ने अपना यह ठप्पा लगा दिया कि 12 से 15% वोटों में हम अपना हिस्सा लेने आएंगे क्योंकि आपको कई जगहों पर हमने चुनाव जीतने में मदद की है। अब ये तो हो गई वोट जिहाद के वक्त में चल रही जो सियासी गुणा गणित है उसकी बात। अब दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने भी मुश्किलें कम नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उस तरह से मजबूत आज के तारीख में रही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का मोमेंटम और जिस तरह का व्यवस्थागत रूप से व्यवस्था बनाने का काम, हरियाणा चुनावों को जीतने के बाद मिले कॉन्फिडेंस को यूटिलाइज करने का काम महाराष्ट्र में किया है, उसके बाद फिजा काफ़ी बदलती नजर आ रही है। और आपको अगर हरियाणा चुनावों के वक्त का एक समीकरण याद हो तो हरियाणा चुनावों के वक्त शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जा रहा था और माना जा रहा था कि एक लंबे वक्त से चली आ रही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हरियाणा से चली जाएगी। लेकिन हरियाणा में जादू हुआ। अब जादू के कई फैक्टर्स थे जिसमें संगठन को ढंग से मैनेज करना, कैंडिडेट्स को अच्छे टिकट देना और तमाम बातें थी, लेकिन उन सब के बीच एक और थी जिसकी चर्चा कम हुई लेकिन गंभीरता से हुई और उसके परिणाम सभी ने देखे। उसके परिणाम जिसके देखे वो बात ये थी कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा हरियाणा में स्पष्ट रूप से यह प्रचार के दौरान कहा गया कि बटोगे तो कटोगे और उस बात को कई बार दोहराया गया। यह अपने आप में एक मंत्र के तौर पर काम किया हरियाणा के वोटर्स के लिए, बीजेपी के वोटर्स के लिए और उन वोटर्स के लिए जो कंफ्यूज्ड थे,
कि बीजेपी या कांग्रेस किसकी तरफ जाया जाए, उन लोगों को एक प्रॉपर वजह मिली बीजेपी को वोट करने की। अब भारतीय जनता पार्टी के वहां पर अभी संगठनात्मक रूप से परिस्थितियां क्या चल रही हैं। बीते दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया के साथ भी योगी आदित्यनाथ की बैठक हुई है। योगी आदित्यनाथ के साथ और भी तमाम केंद्रीय नेतृत्व की चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाएं इस बात की चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़े पोस्टर बॉय के तौर पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उतार सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत को एकदम से हिंदू मुसलमान के रूप में रूपांतरित करने की तैयारी विपक्ष ने कर ली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर बैकफुट पर नहीं जाना चाहती है। अब आपको एक पोस्टर दिखाते हैं, आप अपने दाईं तरफ एक पोस्टर देख रहे होंगे। इस पोस्टर में क्या है, इस पोस्टर को महाराष्ट्र में लगवाया गया है, कई जगहों पर यह पोस्टर नजर आया। इस पोस्टर में लिखा गया है बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी आदित्यनाथ का बयान था। और कमोबेश जो वोट जिहाद की सियासत और वोट जिहाद की चर्चा महाराष्ट्र में चल रही है, उसका ढंग से अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ ही दे सकते हैं। पूर्व में उन्होंने इस बात को साबित किया था, चाहे वो 80-20 का बयान हो या फिर आज की तारीख में दिया गया बयान बटेंगे तो कटेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस ऑप्टिक्स को समझ गई कि जनता का मन क्या है। जनता अब स्पष्ट रूप से क्लियर डिवीजन को समझना चाहती है और देखना चाहती है, और उसके आधार पर किसी भी चुनावी राजनीति में वोट देने के फैसले को लेना चाहती है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा रैलियां अगर किसी की करवाई जाए तो योगी आदित्यनाथ की करवाई जाए। आपको याद होगा हरियाणा में नरेंद्र मोदी ने कम रैलियां की थी, लेकिन स्ट्रैटेजिक रैलियां की थी। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में काफी कुछ कागज पर लिख करके और उसके हिसाब से प्लान बना करके चीजों को वहां पर एग्जीक्यूट किया था और उसका नतीजा उनको अच्छा मिला था। तो हो सकता है जो हरियाणा का नतीजा मिला उसको दोहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी उन्हीं तमाम तैयारियों की तरफ जाती हुई नजर आए। और अब जो 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की जो लड़ाई चल रही है, जो तकरार चल रही है, उसको लेकर के उसके बीच में एक बहुत स्पष्ट रूप से आपको लड़ाई नजर आएगी। तमाम सवाल होंगे, तमाम बातें होंगी। पार्टी के लोग विकास की भी बात करेंगे, विपक्ष के लोग बात करेंगे कि भाई क्या कमियां रह गई, क्या चीजें रह गई। लेकिन जो नैरेटिव की बात होगी, जो स्पष्ट रूप से बात होगी कि मतदाता को आखिर कौन सी वो एक लाइन होगी जो अट्रैक्ट करेगी, वो कौन सी एक लाइन होगी जिसके आधार पर मतदाता तय यह कर पाएगा कि जब ईवीएम की बटन दबाते वक्त उसके दिमाग में आखिरी ख्याल आए तो वो वाक्य युग्म हो। तो उसको लेकर के अब खोजने की तैयारी चल रही है। महाअघाड़ी जो है उसके सामने अभी भी इस बात को लेकर के सवाल है कि वो खुद अपने आप में एक लाइन में नहीं खड़े हो पा रहे हैं। कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव गुट है उसके बीच एक अलग तरह की लड़ाई चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कमोबेश परिस्थितियां बेहतर हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी संख्या में एक लिस्ट भी जारी कर दी है, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास एक वो लाइन भी है जिसके जरिए वो अपने मतदाता के मन में आखिरी ख्याल डाल सकते हैं, जिसके जरिए वो अपने मतदाता को एक वजह, वो सॉलिड वजह दे सकते हैं जिसके चलते उनको वहां पर वोट डालते हुए किसी तरह के दोराहे पर अपने आप को खड़ा ना पाएं। और वो है बटेंगे तो कटेंगे। और इसी वजह से जो वोट जिहाद का डायलॉग चल रहा है, जो वोट जिहाद की चर्चा चल रही है, वो पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय है। पूरे महाराष्ट्र में इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है। और कहीं ना कहीं जो मुसलमानों के अलावा हिंदू वोट बैंक है, हिंदू वोट ग्रुप है, वो इस चीज को लेकर के सोच रहा है और बात कर रहा है कि अगर आज की तारीख में चुनाव के वक्त इस बात की चर्चा हो रही है और उस 12 से 15% वोट के आधार पर बनने वाले दबाव की शक्ति की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर इसके आधार पर सरकार बनती है तो वो दबाव की शक्ति भी हमको देखने को मिलेगी, जिसका नतीजा ये होगा कि हमको तमाम तरह की उन प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ेगा जिसको नहीं चाहते हैं लोग। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र चुनावों का नतीजा महाराष्ट्र चुनावों में वोट बढ़ने से पहले ही आपको नजर आ जाए। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो जोड़ी एक नए इमर्जिंग जोड़ी के तौर पर नजर आ रही है, जो आपको एक तस्वीर याद होगी, योगी आदित्यनाथ के कंधे पर नरेंद्र मोदी ने हाथ रखते हुए एक फोटो खिंचवाई थी, और उसके बाद संघ की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ के साथ लगातार बैठकें किया जाना, ये दर्शाता है कि तमाम जो समीकरण हैं वह इस बात का इशारा करने लगे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ को फ्रंट पर लाने की जरूरत है। अब वोट जिहाद का जवाब इसी बात से दिया जा सकता है कि बटेंगे तो कटेंगे। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो इन्हीं 2 शब्दों के ऊपर, 2 शब्द युग्मों के ऊपर, एक तरफ वोट जिहाद है और दूसरी तरफ बटेंगे तो कटेंगे है। इन्हीं 2 शब्द युग्मों के ऊपर पूरी राजनीति
अगले 1 महीने तक केंद्रित रह सकती है और जो चुनावी नतीजे आएंगे उनके विश्लेषण में यही बातें आपको तब भी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएंगी कि आखिर कौन हारा, कौन जीता और किस वजह से हारा जीता। उसमें ये 2 शब्द युग्म बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनावों को लेकर के हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी और आपको समझने और समझाने की कोशिश करेंगे और आपको अपडेट रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में अंदर खाने क्या हो रहा है, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर के किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, समाजवादी पार्टी के द्वारा लिए गए फैसलों का क्या असर पड़ने वाला है, कांग्रेस को जिस तरह से शिवसेना उद्धव गुट ने आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, भारतीय जनता पार्टी और जो शिंदे सेना एक तरीके से कह लें जो शिवसेना बनी हुई है, जो फ्रैक्शन ग्रुप है जिसके पास ओरिजिनल सिंबल है, उनके बीच के टैक्टिक्स क्या हैं और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र का नैरेटिव है वो किस तरफ पलटता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम चीज़ों पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध, हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। उससे हमें 2 तरह की मदद मिलती है। एक तो पहला ये होता है कि आपके जो विचार है, आपके जो सुझाव हैं वो हम तक पहुँच जाते हैं और दूसरा ये कि क्या सुधार करना है, क्या आपकी पसंद नापसंद है, वो भी समझने में आसानी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।